अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके बेटा, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा टुडे वी हैव लास्ट टॉपिक। जी हाँ माय डियर, इट इज इम्यूनोलॉजी एंड आफ्टर दैट रिलेटेड टू दिस वेरी टॉपिक देयर इज अनदर रेलेवेंट टॉपिक दैट इज इम्यूनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो इम्यूनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्यूनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एंड देन सॉरी नॉट इम्यूनाइजेशन बट इट इज वैक्सीनेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक्स रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही आसान तरीके से आप तक मैं पहुंचा सकूं। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह से एंड में अच्छी तरह से समझ आता है ना बेटा, तो लास्ट में आपको अच्छे से कमेंट भी कर लेना। ठीक है ना बेटा, तो चले बेटा डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? दैट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी पढ़ना है हमें, कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ने हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सारी चीजें हम आज इस वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मेरे पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज है। जस्ट डाउनलोड माय एप्लीकेशन और सिंपली एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और यहां पे भी मैं दे रहा हूं। तो अगर आप रियली चाहते हो कि पेड बैच मेरा आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? जस्ट डायल माय नंबर 7780817302। तो माय डियर, देयर इज ए वेरी गुड सरप्राइज बट इफ यू कॉल, अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे परचेज करोगे तो नो सरप्राइज फॉर यू, बट अगर आप मुझे इस कॉन्टैक्ट पे मैसेज करते हो, जस्ट राइट सुपरवाइजर एंड यू विल बी वेरी ग्लैड। ओके माय डियर, तो जस्ट ज्वाइन माय बैच बाय कॉन्टैक्टिंग दिस वेरी नंबर। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो कि आपको देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो, इट इज इम्यूनोलॉजी। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। मैं खाली 3 सिस्टम्स की बात करूंगा। व्हाई 3 सिस्टम? बिकॉज दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, राइट। तो पहला सिस्टम अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा नर्वस सिस्टम की। ओके बेटा जी, नर्वस सिस्टम। अनदर मैं बात करूंगा एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की। एंड देन द थर्ड दैट इज आवर इम्यून सिस्टम, दैट इज आवर इम्यून सिस्टम। आपको पता है मैंने यही 3 क्यों आपको बताए? क्योंकि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग में मदद करते हैं, हमारे बॉडी को बहुत ही बैलेंस्ड स्टेट में रखते हैं। समझ आ गए बेटा? सो दैट इज वाई मैंने यहां पे इन्हीं 3 का नाम लिया। और इन 3 को मैंने क्यों इन्हीं 3 का नाम लिया? बिकॉज दीज 3 सिस्टम्स दे रियली हेल्प आवर बॉडी टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम, जिसको हम होमोस्टैसिस कहते हैं। समझ आ गए बेटा? वेरी गुड। तो यहां पे मुझे ना ही नर्वस सिस्टम को डिफाइन करना है, ना ही एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन करना है, और ना ही मैं यहां पे इम्यून सिस्टम, और हां यहां पे ये 2 डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहां पे हम जो खाली डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं वो है इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। समझ आ गए बेटा? तो लेकिन इम्यून सिस्टम को पढ़ाने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यून means immune system, logy means study. Simple. When you study, it is a branch of science in which we study about immune system. Immune system क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है और क्या क्या फंक्शंस है, क्यों इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीजें हम डिस्कस करेंगे तो व्हाट ब्रांच वी आर स्टडीइंग माय डियर? यस ऑफ कोर्स वी आर स्टडीइंग इम्यूनोलॉजी। तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा, यहां पे आराम से आप देख सकते हो, देखो इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वेरी गुड, it's a branch of biology and medicine, shabash, that covers the study of, yes, immune system.
तो यहां पे इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। व्हेन यू स्टडी इन डिटेल इन डेप्थ इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम के फंक्शंस क्या है, क्यों इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है। व्हेन यू स्टडी ऑल अबाउट दिस, सो यू आर स्टडिंग अबाउट द इम्यूनोलॉजी इन ऑल ऑर्गन, तमाम ऑर्गेनिज्म में इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट, वेरी क्विकली यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल स्टार्ट, देन आई विल स्टार्ट। ओके, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर। ओके बेटा, हो गया, वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट, द टर्म, ये जो टर्म है ना, ये किसने कॉइन की है, आ सकता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय अ रशियन बायोलॉजिस्ट इलिया इलिच मैकिनकॉव। यस, ये आप याद रखेंगे, इलिया इलिच मैकिनकॉव, ये याद रखना है। एंड हु एडवांस्ड स्टडीज ऑन इम्यूनोलॉजी एंड रिसीव्ड, ये वो बंदा है जिसने इम्यूनोलॉजी पे एडवांस स्टडी की है एंड ही गॉट ए नोबेल प्राइज। Yes, my dear, he got a Nobel Prize for his work in what? 1908. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, तो इसको याद रखेंगे। और इसके साथ और एक एसोसिएट था जिसका नाम था पॉल इरलिच, in recognition of their work on immunity. So my dear, you have to just remember two personalities when you study about immunology. So what is the first person who actually coined this term immunology? It was Ilya Ilyich मैकिनकॉव. So he also received a Nobel Prize, very important, and the date is 1908. I hope beta you got my point. You got my point. What immunology is? तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनाइजेशन के बारे में, सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ, ठीक है। अगर एंड तक आप जरूर देखो बेटा, आपको बहुत मजा आएगा, एंड तक जरूर देख लेना। तो मुझे लगता है ये जो लेक्चर है ना इम्यूनोलॉजी का, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। पहले हम देखते हैं कहां तक हम पहुंचेंगे। मैं डिलिबरेटली शॉर्ट वीडियोस डालता हूं, 20-25 मिनट्स का वीडियो डालता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों, आपको बहुत सारा काम भी होता है, लाइक आपको रीजनिंग भी पढ़ना होता है, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है, इंग्लिश भी पढ़ना होता है, सोशोलॉजी पार्ट भी पढ़ना होता है, इसलिए आधा घंटा सबको दो, दैट्स गुड। ओके, यस, तो यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, वेरी नाइस ऑफ यू। देखो बेटा, इसको आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका लेवल आपको 10th स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ा 11th 12th स्टैंडर्ड का दे रहे हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप देखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, गो थ्रू इट कंटिन्यूअसली, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। तो यहां पे अब देखो बेटा, देखो इससे पहले मैंने डिजीज की बात की थी, है ना, एक इंसान को बीमारी क्यों होती है, बिकॉज आप देखते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम सुना है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट, क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं? क्या वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग है? नो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोअन्स हो सकता है, हेलमेंथस हो सकता है, फंजे हो सकता है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और अगर ये हमारे बॉडी के अंदर चले गए तो हमारी बॉडी का ये वियर एंड टियर करते हैं, और जिसकी वजह से अगर आपका इम्यून सिस्टम अंदर स्ट्रांग है, सो दे विल फाइट विद देम एंड आप अच्छी तरह से सर्वाइव करोगे। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया, अगर हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर गड़बड़ हो गया, तो ये जो बाहर के जो एंटीजन्स होते हैं ना, तो ये हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बनेंगे उनको कमजोर बनाएंगे, वीक करेंगे, और विद द रिजल्ट हम बीमार पड़ जाएंगे। और यही इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है सर? ये हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमें दिफा करता है। दिफा का मतलब क्या है सर? प्रोटेक्ट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? शील्ड करता है, किन से? जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया है, ठीक है ना? तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम बनाया है जिसको इम्यून सिस्टम, तो इट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? जो ही
एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में चला गया तो अंदर से इसका रिएक्शन होता है तो एंटीबॉडी स्टार्ट होते हैं। तो देयर इज अ फाइट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो दे फाइट। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारे एंटीबॉडीज इस एंटीजन की धज्जियां उड़ाएंगे एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। यू गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव टू स्टडी, राइट? देखो बेटा, जब एक इंसान व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, हम इसको क्यों कहते हैं? उसको मां का दूध पिलाओ। तो मां के दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। हम इसको नेचुरली ये जो ना इसको प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? ताकि इसके अंदर जो एंटीबॉडी सिस्टम है ना वो प्रोड्यूस होना शुरू करेगा, आईजीजी। जो लेटर ऑन हम आपको बताएंगे कौन सा एंटीबॉडी हम जो दूध में पाया जाता है जो इसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। समझ आ गई? ये लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। एक्टिव इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यून सिस्टम, नेचुरल इम्यून सिस्टम, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन समझ आ गया बेटा अच्छे से कि इम्यून सिस्टम का काम क्या है ना? तो इम्यून सिस्टम में आपको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे जिनको हम कहते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, या इनको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। देयर आर T सेल्स, देयर आर B सेल्स, वो हम NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। आगे इनका रोल भी हम आपको बताएंगे। यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चले आप पहले वाले स्लाइड पे देख लो बेटा, मैंने क्या लिखा देखो। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। सही है ना? ये कंटेंट जो है इट इज NCERT बेस्ड कंटेंट। मैं इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं ला रहा हूं। रियली स्पीकिंग NCERT मोस्ट रिकमेंडेड। अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते तो वहां पे भी आपको NCERT टेक्स्ट भी के बाहर नहीं जाना होता है। तो ये NCERT टेक्स्ट है बेटा, तो आप चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो। मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी इसमें रखे हैं, बट इट इज NCERT। ओके, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखो, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। हाउएवर, ये मैं कह चुका हूं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अब यहां पे अब देख लो। However, only a few of these exposures result in disease. इसका क्या मतलब है? हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तमाम ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी को डैमेज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शन कर रहे हैं। तो यहां पे है why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स स्ट्रांग होते हैं, वो इम्यून सिस्टम को गिरा देते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, उनके साथ फाइट करता है। कुछ मर जाते हैं, कुछ अलाइव, तो वो डैमेज कर पाते हैं। दिस इज द रीजन। सो देखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट्स। ये डिफेंड करता है मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स को। दिन में कितने माइक्रोब्स, कितने ऑर्गेनिजम्स, कितने बैक्टीरिया, फंजी आप इनहेल करते होंगे? बहुत सारे। अब रोज क्यों बीमार नहीं पड़ते हो? क्योंकि हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो उनके साथ फाइट करता है। लेकिन कभी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो जिसकी वजह से हम इन्फेक्शियस हो जाते हैं। आई होप बेटा यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द रीजन व्हाई। ओके, this overall ability of the host means we, human being, right, or animal, right, to fight the disease causing organisms conferred by the immune system, right, is called immunity. अब ये immunity क्या है? देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज the overall ability of the organism, यानी host हम, to fight the disease causing organisms conferred by the immune system, जो immune system को confer करता है, is called immunity. So in nutshell you can say the function of immune system is called immunity. That's it. यही तो कहता है ना, द एबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी? इट मीन्स फंक्शन। किसकी फंक्शन भाई? किसकी फंक्शन? इम्यून सिस्टम की फंक्शन, जिससे वो ऑर्गेनिजम्स के साथ
फाइट करता है, फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। आई होप बेटा इट इज क्लियर। इससे भी मुझे नहीं लगता कि आसान भाषा होगी जिससे मैं आपको समझा सकूं। मेरे पास इतनी ही भाषा है, तो इतना लेवल है जिस मतलब जो मैं यूज कर सकता हूं भाई। इसके बाद मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आपको समझ आए, लेकिन आई एम श्योर एनफ कि डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है और आप बहुत लोग एंजॉय भी करते हो, ये मुझे पता है। ठीक है, ओके। अब ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। याद रखो, मुझे फिर कल मत कहना सर आपने नहीं पढ़ाया, आप मत बोलना मुझे कल मैंने नहीं पढ़ाया। तो इसलिए ध्यान रखो, ये इम्यूनिटी जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इनेट इम्यूनिटी, हाँ समझ आया, इनेट इम्यूनिटी। अनदर इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो भाई बहुत सिंपल है। इनेट, सर इनेट का मतलब है कॉन्जेनिटल। सर ये कॉन्जेनिटल का मतलब क्या है? घबराओ मत, कॉन्जेनिटल का मतलब है बाय बर्थ। चाइल्ड इज बॉर्न एंड दिस इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो बॉर्न, दैट्स इट। इसकी हर एक बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है ना टू फाइट विद द डिजीज। कोई बच्चा मतलब जब वो जन्म लेता है ना तो वो अक्सर बीमार पड़ता है, इम्यून सिस्टम वीक है। तो इनेट इम्यून सिस्टम इज इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी थोड़ा बहुत क्या, फिर इसको आर्टिफिशियली बूस्ट करना होता है, इसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। समझ आ गया बेटा? तो इनेट का मतलब क्या है? इनेट का मतलब क्या है? इट इज इनबॉर्न एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये मैं लेटर ऑन बात करूंगा, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। वन इज इनेट, ओके, अनदर इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? यू एक्वायर इट इन थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ आपका इम्यून सिस्टम अगर बिगड़ जाता है तो दैट इज योर एक्वायर्ड। तो ये आपका इनबॉर्न नहीं है। इनबॉर्न मीन्स इट इज इनबॉर्न, इट इज थ्रू वी कैन से थ्रू मदर पास ऑन होता है टू द इन्फेंट, राइट। लेकिन जो आप एक्वायर करते हो थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज एक्वायर्ड, दैट इज एक्वायर्ड। तो इट इज एनवायरमेंटल, इट इज एनवायरमेंटल, इट इज बायोलॉजिकल, इट इज एनवायरमेंटल। ओके, आई बात समझ? शाबाश। तो चलिए अब नंबर वन पे आते हैं। नंबर वन पे यहां पे देख लो बेटा, इनेट, यस, इसको थोड़ा बहुत यस। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखो इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है? पहला पॉइंट, innate immunity is a non-specific type of defense that is present at the time of birth. Very good. सर ये नॉन स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, दिस हो, दैट हो, वो इसके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। सो इट इज कॉमन टू ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, राइट? So that is why it is called as non-specific. I hope बेटा ये याद रखो, non-specific. Directly question आता है which of the immune system is non-specific. आपको याद रखना है non-specific is innate. Innate बोलो, non-specific बोलो, by birth बोलो, तीन चीजें हैं, याद रखो. Very important. चलिए, this is accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body. अब देखो बेटा, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सा, देखो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को अटैक करेगा, इसको पहले बैरियर उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे बॉडी को ये डैमेज कर सकता है। पहला ही बैरियर आप देख सकते हो हमारा स्किन है, हमारे नॉस्ट्रल्स है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अगर हम नॉस्ट्रल्स की बात करेंगे, इनसाइड द नॉस्ट्रल्स वी हैव म्यूकस। You got my point? When you eat the food, फूड के साथ आपको लगता है कि भाई मैं रोज फ्रेश फ्रूट्स लेता हूं, उसके साथ कोई जर्म्स वगैरह नहीं होगा, भाई होते हैं। तो यू टेक इट बट यू क्रश इट। हमारे मुंह में क्या है? सलाइवा है,
हमारे मुंह में क्या है? स्लाइवा। तो स्लाइवा क्या है? ये बैरियर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेटा। अब ये किस में चला जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक में म्यूकस है, स्टोमक में HCl है। यू रियली गॉट माय पॉइंट माय डियर। मैं बैरियर की बात कर रहा हूं। आंखों में कुछ चला गया तो देयर इज ए लैक्रिमल ग्लैंड, वो टीयर को सिक्रीट करेगा, टीयर में लाइसोजाइम है, उसको ब्रेक करेगा। यू गॉट माय पॉइंट माय डियर। तो इसको यू नो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहले क्या? बैरियर्स को क्रॉस करने पड़ते हैं। और ये हमारे बॉडी में इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करेंगे, कितने बैरियर्स को क्रॉस करना है? 4। कितने भाई? कल एग्जाम आएगा, एग्जाम में आएगा, कितने इम्यूनिटीज को, कितने बैरियर्स हैं? 4। किसमें? इनेट इम्यूनिटी में। याद रखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। दीज आर। अब ये क्या क्या है? आई होप बेटा यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आज इनेट वाला पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह कल हम ये कंप्लीट करके देंगे आपको। कल हम बेटा एक्वायर्ड वाला पढ़ेंगे, ठीक है? यस माय डियर। तो यहां पे 4 किस्म के बैरियर्स जब बात करेंगे ना, तो इनेट वाला याद रखेंगे प्लीज, डायरेक्टली आप याद रखेंगे। चलो चलो चलो। यस माय डियर, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला बैरियर क्या है सर? पहले बैरियर को हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। बेटा आपको पता है इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर इम्यूनिटी? आपको याद रखना है, पहले skin on our body is the main barrier which prevents entry of microorganism. सच है ना भाई? हमारे एपिथेलियल टिश्यू से बना। whenever you say epithelial, तो it's a compact tissue. cells and cells are tightly packed. They are tightly packed. अगर आपको कोई माइनर कट लगता है ना, कट लगता है, तो कट लगने, तो अब देखो स्किन जो है ये बहुत कंपैक्ट होता है। तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इस कट में चला जाएगा तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि इसको बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। समझ आ गया? तो यहां पे देख लो। हां, अनदर इज हमारे म्यूकस कोटिंग होती है ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग, द रेस्पिरेटरी और gastrointestinal and urogenital tract also helps in trapping microbes entering our body. The simple and shortcut मैं आपको बता देता हूं। हमारे बॉडी का जो फिजिकल बैरियर है, क्या कौन कौन सा आएगा? इतना याद रखो भाई। Directly these lines are from NCERT text my dear, so very important, don't skip this video. ओके, तो यहां पे आपको देखना है स्किन पहला है, पहला नाम आप रखेंगे स्किन। स्किन के बाद आपको नाम रखना है याद किसका? म्यूकस का। म्यूकस एपिथेलियम लाइनिंग। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरोजेनेटल ट्रैक्ट में ये है ना, ये लेयर्स होते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंटर नहीं होते हमारे बॉडी में। सो इट कैन बी थ्रोन आउट बाय स्नीजिंग, बाय ब्लोइंग योर नोज, है ना। तो बाय और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बात करूंगा, अगर चला भी गया तो विद द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इजेक्शन वी कैन थ्रो इट आउट। Are you getting my point, my dear? So these are certain what we call as physical barriers. तो नाम क्या याद रखें, फिर बाद में मत कहना है जब ऑब्जेक्टिव आएंगे। स्किन है, शाबाश, स्किन है, म्यूकस है, कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यूरोजेनेटल ट्रैक्ट है। तो ये आएंगे फिजिकल बैरियर में, ये आएंगे फिजिकल बैरियर में। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नंबर नेक्स्ट, उसके बाद बॉडी के अंदर और एक प्रोसेस दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, आपने खाना खाया, खाना किसके साथ मिक्स होगा सर? हमारे अंदर क्या है? स्लाइवा। स्लाइवा में एंजाइम्स है ना, वो लिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, साथ में वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करते हैं कि नहीं? जब हमने डाइजेशन पढ़ा, मैंने वहां आपको बताया था खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी होती है। स्लाइवा का काम खाली इतना नहीं है कि वो डाइजेस्ट करता है, स्लाइवा का काम ये भी है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो फूड के साथ एंटर हो जाते हैं या एयर के साथ वो एयर एंटर हो जाती हैं, तो इनको ब्रेक करता है। तो इट इज फिजियोलॉजिकल। तो अब याद रखेंगे एसिड इन द स्टोमक। एसिड इन द स्टोमक, मैंने आपको याद होगा एसिड फूड एसिड काइल याद आया? यस, ये वही है। तो स्टोमक में एसिड है, स्टोमक के वॉल्स में म्यूकस भी है। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में बता रहा हूं। तो एसिड इन द स्टोमक, स्लाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, ऑल
prevent microbial growth. I hope बेटा यू आर रियली गेटिंग माई पॉइंट. यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया. कल जब आप ऑब्जेक्टिव लाओगे ना तो फिर हमें नहीं आएगा. हाँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब आएंगे ना वो इसी कॉन्टेक्स्ट से आएंगे इंशाल्लाह. तो देखो, एसिड इन स्टोमक, saliva in mouth, tears in eyes are the examples of what barriers? Physiological barriers. ऐसे क्वेश्चंस आते, वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा डैश इज अ फिजिकल बैरियर, ऑप्शंस 4. डैश इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, डैश. इतना याद रखो. स्टोमक, यस. माउथ, टीयर्स ऑफ द आई, दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. अनदर हम सेल की लेवल की बात करेंगे. देखो ये तो एक्सटर्नल हो गया, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, राइट. अनदर इज सेल्यूलर बैरियर. यस, सेल्यूलर बैरियर. जैसा कि आप जानते हो, सेल्यूलर, ये सेल की बात कर रहा है. हमारे बॉडी में, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इसमें कौन से सेल्स हैं? ल्यूकोसाइट्स, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स. इनको पता है प्रॉपर्टी क्या है? फैगोसाइटोसिस. ये सेल को ईट करते हैं. यू गॉट माय पॉइंट. देखो बेटा, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम WBCs. पहले स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर बाद में कहते हो सर पूरा बोर्ड आंख पे करते हो. डोंट, है ना. WBCs ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ये इनको न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं. न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या है? PMNL. याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है. Polymorphonuclear leukocytes, they are called as neutrophils. And monocytes and natural killer cells, type of lymphocytes in the blood, as well as macrophages in tissues, can phagocytose and destroy microbes. ये उसको engulf करते हैं. engulfing को कहते हैं फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस का मतलब है ईटिंग द सेल. यहां पे ये ईट करते हैं डायरेक्टली. ये सेल्स क्या? न्यूट्रोफिल्स, क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स एटसेट्रा. इनका प्रॉपर्टी है क्या? फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स. मैंने एक बार आपको इम्यूबा का डाइजेशन बताया था. इम्यूबा अपने सीडोपोडिया से सेल को एनगल्फ करता है, सॉलिड फूड को ईट करता है, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. फिर उसके अंदर एक बैग में लाइसोजाइम, फिर वो ब्रेक करता है इसको एंड किलिंग. राइट. तो यहां पे सेम प्रोसेस है. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है. दैट इज सेल्यूलर. अब देखो, सेल और सेल के दरमियान इट इज इंटरसेल्यूलर कनेक्शन. अगर मान के चलते हैं इस सेल को डैमेज हुआ, वायरस हुआ, अब ये क्या करता है? ये कहता है मैं तो डूब गया लेकिन आपको डूबने से बचा सकता हूं. अब ये क्या करता है? ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं. उन केमिकल्स को कहते हैं साइटोकाइनिन. क्या कहते हैं? और साइटोकाइनिन का नाम है इंटरफेरॉन्स. क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स. अब ये क्या रिलीज करेगा? इंटरफेरॉन. और ये एक्टिवेट हो जाएगा सेल, तो ये अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाएगा. और ये तो डैमेज होगा, लेकिन डैमेज करते करते इस सेल बिचारी ने क्या? इसको सिग्नल दिया कि भाई मुझे वायरस हो गया, आपको वायरस ना हो जाए, इसलिए अपने आप को एक्टिवेट रखो. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनिन बैरियर. तो देखो यहां पे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स. इनको क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया. देखो ये सेल जो है ना, इसको मान के चलेंगे इन्फेक्ट हो गया. अब हो गया इन्फेक्ट, लेकिन ये इंटरसेल्यूलर सेल, ये जो नेबरिंग सेल है,
इस सेल को हो गया, जाहिर सी बात है इस सेल को भी होगा, लेकिन ये क्या करता है, ये सेल क्या करता है, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिनका नाम है क्या, इंटरफेरॉन्स। और इंटरफेरॉन्स ये ऐसे 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 ये इसके साथ टच होता है, तो इस टच से ये एक्टिवेट हो जाता है, ये अपना मैकेनिज्म तैयार रखता है और ये सेल बच जाती है। अब ये नॉन इन्फेक्शियस बनेगी। आई होप बेटा आपको बहुत 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 अच्छे से ये समझ आ गया। तो कितने बैरियर्स की बात की मैंने सर, 4 बैरियर्स। देखो इन 4 बैरियर्स के बाद आप बीमार पड़ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरस, बेचारे को भाई पहले सोचना है कि इन बैरियर्स को मैं कैसे क्रॉस करूं, है ना। इन क्रॉस करने के बाद ये बॉडी को अटैक करता है। समझ आ गया बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट what innate immunity। तो what is acquired immunity, इंशाल्लाह इसके बारे में कल बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा कि नहीं किया होगा, कैसे पता चलेगा, जब आप मुझे कमेंट करोगे। और हां, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई पेड बैच, डू ज्वाइन माई क्लास and just contact my number as I already gave in the initial of my video. Okay, thank you, may Allah bless you and keep always learning.